साथियों, 20 अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। इसके साथ ही आज हम 18 करोड़ लोगों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्य योजना को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हर महीने नॉर्मली 5-5 किलो राशन दिया जाता था। पिछले हफ्ते हमने 1.5 गुना दिया था, 7.5 किलो राशन प्रति व्यक्ति दिया था। इस महीने हम लोग 10 किलो राशन प्रति व्यक्ति दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई श्रमिक और कोई कामगार अगर देश के अंदर किसी भी कोने में रहता है और उसके पास उसका राशन कार्ड नंबर है, तो उसके माध्यम से वहां पर भी ई-पॉस मशीन के माध्यम से अपना खाद्यान्न वहां के कोटे की दुकान से भी ले सकता है। साहजिकच आहे, इतर राज्यात जी आपली लोक आहेत त्यांना आपल्याकडे आणावं लागणार आहे। तर हे दोन्ही राज्य सगळ्या देशभरामध्ये एकमेकांच्या संपर्कात राहून हा आदान प्रदान, तुमची लोक आमची लोक, ही जी काय आहे त्याची वाहतूक व्यवस्था ही केल्यानंतर आपण वस्त्या गावं त्या ज्या कुठे असतील जे जाऊ इच्छितात त्यांना त्यांची तशी सोय करतोय। सभी सरकारों के साथ बातचीत चल रही है। जैसे आज मैंने आपको कोटा के बारे में बताया, अन्य सरकारों के साथ भी बातचीत के जो नतीजे निकलेंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। जो भी बात फाइनल प्लानिंग होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक अपने अपने घर में रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक दिन बाद 3 मई है तारीख और उसके बाद क्या होगा देश का फैसला। आमने सामने खड़ा है पूरा देश। क्या है लॉकडाउन 2 के आगे। इससे पहले कि इस बार टक्कर की शुरुआत करें, सुधांशु त्रिवेदी और गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ बड़ी खबर के साथ हल्ला बोल की शुरुआत कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने मजदूरों की वापसी के लिए ट्रेन चलाए जाने की इजाजत दे दी है। आज से 6 रूट पर ट्रेन की अनुमति दी गई है। फंसे हुए लोगों को कैसे उनके घरों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए पहल की गई है। 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, जिसके साथ छात्र मजदूरों को ट्रेन से जाने की इजाजत दी जाएगी। 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए यह किया जाएगा। राज्य रेलवे बोर्ड के साथ मिलकर यह कदम की पहल की गई है। क्या कहा है गृह मंत्रालय की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जल्दी से आपको सुना देते हैं। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। तो सुना आपने, ये पहल की जा रही है ताकि लॉकडाउन के वक्त में जो लोग फंसे हुए हैं वो कैसे अपने घरों तक पहुंचे। लॉकडाउन 2 के आगे क्या है, क्या होगा सरकार का कदम और क्या कहना है विपक्ष का। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्र प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव वल्लभ हमारे साथ राष्ट्र प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। आप दोनों के पास आने से पहले, चर्चा की शुरुआत करने से पहले, सबसे पहले जरा जिक्र कर लेते हैं उन चुनौतियों का जो आने वाले हैं। 3 मई को लॉकडाउन 2 खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है। मेरे चारों तरफ देखिए, ये वो अलग अलग जोन है, उनकी गिनती है जो इस वक्त देश के सामने है। क्या लॉकडाउन जारी रहेगा, ढील मिलेगी, कुछ खास इंतजाम किए जाएंगे। कुछ 130 जिले हैं कुल देश में। इन 130 जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऑरेंज जोन 284 जिले हैं। 319 जिले हैं जो ग्रीन जोन में है, जहां पर मामले पिछले 21 दिन में नहीं आए हैं। लेकिन ये जो इस तरफ आप पूरी कतार देख रहे हैं, ये है वो मेट्रो शहर जो अब सभी के सभी रेड जोन में आ गए हैं। चाहे वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु हो, अहमदाबाद हो, ये सभी रेड जोन में आ गए हैं। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्या होगा लॉकडाउन 2 क्या। क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा? 40 दिन पूरे होने के बाद भी क्या लॉकडाउन को बढ़ाना होगा?
ढील। क्या होगा रेड जोन का हाल? ऑरेंज और ग्रीन जोन में कैसे दी जाएगी ढील? लॉकडाउन में फंसे लोगों की कैसे होगी घर वापसी? क्या सभी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा या राज्य में लाकर किए जाएंगे क्वारंटीन? अलग अलग शहरों में फंसे छात्रों को कैसे ले जाएंगी राज्य सरकारें? 40 दिन के लॉकडाउन के अंत के बाद देश कोरोना के खिलाफ जंग में फैसले की घड़ी के सामने खड़ा है। पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 2 का ऐलान किया था तो उन्होंने साफ कहा था जो अपने इलाके को हॉटस्पॉट नहीं बनने देंगे वहां छूट दी जाएगी। साथियों, 20 अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। लॉकडाउन 2 खत्म होने वाला है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में जिन इलाकों को चिन्हित किया है उसमें 130 रेड जोन बनाए गए हैं, 284 ऑरेंज जोन, 319 ग्रीन जोन है। इनमें से देश में कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामलों वाले महाराष्ट्र में 14 रेड जोन है। नई सूची में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे मेट्रो शहर भी रेड जोन घोषित किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता लॉकडाउन को प्लानिंग के बिना किया हुआ जल्दबाजी का फैसला मानते हैं और हाल ही में सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी ने इसे सबसे बड़ा आर्थिक आपातकाल बताया है। Trade, commerce and industry have come to a virtual halt and crores of livelihoods are being destroyed practically. The central government does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed after May the 3rd. कई कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इसे जल्दबाजी का ऐसा फैसला बताया और केंद्र सरकार पर दिहाड़ी मजदूरों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। लॉकडाउन 2 खत्म होने से पहले गृह मंत्रालय ने तमाम मजदूरों की उनके राज्यों में वापसी के लिए दरवाजे खोले, जिसके बाद राज्य सरकारें अब पहल कर रही हैं। ये काम लेकिन इतना आसान नहीं। सबसे बड़ी चुनौती बिहार में है। बिहार सरकार ने मजदूरों की वापसी के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। 29 अप्रैल तक ही इस पर 27,28,000 लोगों ने फोन कर सहायता मांगी। फिलहाल तो इन फोन नंबर्स और आधार कार्ड के मिलान के बाद 17 लाख फोन करने वालों को 1,000 रुपए की सहायता दी गई है। चुनौती लेकिन सामने खड़ी है। 3 मई के बाद बसों और ट्रेन से अगर सबको बिहार ले जाने का प्रबंध किया जाता है तो ये बड़ी चुनौती दिखती है, क्योंकि तब तक ये आंकड़ा 32 लाख हो जाने का अनुमान है। इतने सारे मजदूरों को फिर राज्य में 15 दिनों के लिए क्वारंटीन करना विशाल चुनौती होगी। लगभग 2 लाख मजदूर को आज शाम तक अगर आएंगे तो उनको क्वारंटीन सिस्टम में रखने का अरेंजमेंट कर लिया गया है। पहले गांव में लोग रहते थे तो वहां से वो शाम में घर चले जाते थे, इसलिए ब्लॉक हेड क्वार्टर में रहेंगे और वहीं पे सीसीटीवी सारा अरेंजमेंट, डॉक्टर, मेडिकल फैसिलिटी सारा किया जाएगा। इधर कई राज्यों ने अब मजदूरों को भेजना शुरू भी कर दिया है। आज तेलंगाना से ट्रेन में मजदूरों को हटिया के लिए रवाना कर दिया गया। इससे पहले राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था पर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बात की और मिलकर सरकार पर कई आरोप लगाए। Don't you think there's a crisis of centralization? That there is too much centralization of power taking place? I do believe that decentralization is important both for bringing more local information to work, something we talked about earlier, but also about giving empowerment to the people. बीजेपी ने इसे संकट काल में कांग्रेस की कोरी सियासत करार दिया। जो कांग्रेस पार्टी के अज्ञानी भविष्यवक्ता हैं और बोगस बयान बहादुर हैं,
उनसे हमारी यही अपील है कि इस संकट के समय भी, कम से कम इस संकट के समय संयम के साथ, सच्चाई के साथ सियासत करें, क्योंकि ये वक्त सियासत का नहीं है। तो संकट काल में भी सियासत को फुर्सत नहीं और बीमारी देश के कई हिस्सों में पैर पसारती जा रही है। चुनौतियों के बीच अब सबकी नजर 3 मई के बाद लॉकडाउन पर प्रधानमंत्री के फैसले पर होगी। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली। लॉकडाउन 2 के आगे क्या होगा, चर्चा की शुरुआत करने से पहले लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें। करोल बाग के एमएलए को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उनके भाई को भी का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। विशेष रवि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और विशेष रवि कोरोना पॉजिटिव हैं और उनके भाई भी संक्रमित बताए जा रहे हैं। और अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन 2 के आगे क्या है? 1 दिन बचा है और उसके बाद 3 मई की तारीख आ जाएगी। सबसे पहले तो सुधांशु त्रिवेदी जी, ओपनिंग लाइन्स इसी बात पर कि आपकी सरकार क्या सोच रही है, लॉकडाउन क्या आगे बढ़ेगा, क्या दिख रही है इस वक्त पूरे देश की तस्वीर देखें तो कोरोना के मामले में? सुधांशु जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी फ्रॉम द डे 1 यानी पहले क्षण से ही, जब से यह महामारी भारत पदार्पण हुआ है, पूरी तरीके से सक्रिय, संवेदनशील और सतर्क है। आपने देखा कि हमने सबसे पहले लॉकडाउन किया। तमाम दुनिया की बड़ी हस्तियों ने इस बात के लिए भारत की सराहना की है। बहुत बड़े बड़े देश लॉकडाउन देर से करने के कारण समस्या से ग्रस्त है। आज भी मैं अंजना जी बता देना चाहता हूँ, फ्रांस में लॉकडाउन 15 मई तक है, इटली में लॉकडाउन है, ब्रिटेन में लॉकडाउन चल रहा है। अमेरिका इसलिए आलोचना खेल रहा है कि उन्होंने शायद लॉकडाउन में देरी की, परंतु प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा, जान भी जहान भी। तो आपने देखा 20 अप्रैल के बाद कुछ चीजों में छूट दी गई। अब इसके बाद श्रमिकों को, पर्यटकों को, छात्रों को अपने गृह राज्य या गृह जनपद वापस जाने की व्यवस्था की गई। आज रेलवेज की शुरुआत कर दी गई। तो मानी हुई बात है, जो जोन्स में बांटा गया है, तो यह प्रथम दृष्टया समझा जा सकता है कि जो 319 जिले ग्रीन जोन है, वहां पे हो सकता, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एकदम से सब कुछ नहीं खुलेगा। 4 मई को चरणबद्ध तरीके से खुलेगा। तो जो 319 जिले हैं उसमें ऐसा आभास लगता है कि अधिक सहूलियतें मिलेंगी, और जो रेड जोन है, दुर्भाग्यवश ज्यादातर महानगर उसी में है, तो वहां पर कम सहूलियतें मिलेंगी। परंतु सरकार यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, जैसे खेती की कटाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, मंडियों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, खाद्य आपूर्ति की चेन और ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन और वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। उसी प्रकार से सरकार क्रमशः सभी चीजों के बारे में संवेदनशीलता के साथ है। प्रधानमंत्री जी हर एक चीज पर व्यक्तिगत रूप से भी निगाह रखेंगे। सक्रियता भी है, संवेदनशीलता भी है। क्यों गौरव वल्लभ जी, ये दावा है सुधांशु त्रिवेदी जी का, क्या कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रहा है सक्रियता और संवेदनशीलता? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारी जो 3 मांगे थी उन्होंने इस पर काम किया और उसके परिणाम भी आने चालू हुए। हम शुरू से कह रहे हैं टेस्टिंग बढ़ाओ, आज इनको समझ में आया। हालांकि टेस्टिंग अभी भी 5 से 10 लाख प्रतिदिन नहीं हुई है, पर बढ़ रही है। हमें कुछ आशा लगी है। नंबर 2, प्रवासी कामगारों को हम शुरू से कह रहे हैं उनके गृह राज्य, उनके गृह गांव भिजवाओ। आज ट्रेनें चालू करने की बात करी, हालांकि पॉइंट टू पॉइंट उनका मूवमेंट नहीं है, पर ट्रेनें चालू कराइए, हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। और तीसरा, हमने कहा म्यूचुअल फंड को लिक्विडिटी दो, वो भी आपने मानी, अच्छा किया। अब हमारी 4 और बातें हैं सुधांशु जी, आपका प्रधानमंत्री जी से मिलना हो तो ये 4 बातें भी और समझाइएगा। नंबर 1, एमएसएमई के लिए पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम लाइए। देश में 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई है, 11 करोड़ वहां लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी अप्रैल मंथ की अभी तक नहीं मिली है, उनके लिए पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम लाइए। नंबर 2, गरीब परिवार जो कि देश में लगभग 13 करोड़ है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 7,500 रुपए का तुरंत प्रभाव से करिए सर। प्रति परिवार को 7,500 तुरंत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करिए। तीसरी, एक सुचारू एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाइए सर, सबको कॉन्फिडेंस में लेके सेंट्रलाइज मत करिए। आपके पास सारा ज्ञान नहीं है, एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए और एक बहुत ही सिस्टमैटिक
एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाइए। और नंबर 4, जो लो सैलरीड क्लास कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनकी वेतन और नौकरी की रक्षा कीजिए। ये 4 काम करिए सर, आप हमको और देश को सबको अपने को सेंट्रलाइज्ड है और एक्सपर्ट से बातचीत नहीं हो रही है। संवेदनशीलता की। हाँ, गौरव जी, आपको क्यों लग रहा है कि सेंट्रलाइज्ड है सब कुछ, एक्सपर्ट से बात ही नहीं हो रही? बता रहा हूं ना, एक और बीच में जरा आंकड़े दिखाइए जो अलग अलग देशों में लॉकडाउन की अवधि रही है। मैं बता रहा हूं अंजना जी। मैं अंजना जी एक बात पूछता हूं, 1.5 साल तक सरकारी कर्मचारियों के डीए पर रोक लग गई, कोई बात नहीं। एमपीओ की सैलरी कम हो गई, कोई बात नहीं। पर मुझे डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस बजट देश का कम हो गया, कोई बात नहीं। पर ये जो कागज है ना अंजना जी, ये 30 अप्रैल का कागज है, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है सेंट्रल विस्टा कमेटी के। मतलब जो मोदी महल बन रहा है 25,000 करोड़ का राजपथ पे, ये कल का उसका मिनट है। वो मिनट क्या कहता है? मोदी महल का मिनट वो कहता है कि ये बनाना अत्यंत जरूरी है, इसको हम कोई भी कारण से आगे नहीं खिसका सकते। ये मोदी महल का मिनट है। ये संवेदनशीलता है क्या? दूसरी संवेदनशीलता अंजना जी मैं आपसे पूछता हूं, एक बिहार के उप मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे पास बस नहीं है, हम ट्रेन से लाएंगे। अरे सुशील मोदी जी, अगर मोदी जी की गांधी मैदान पटना में रैली हो रही होती ना, तो आपको आधी रात में 2000 बस मिल जाती। पर आपको जो मजदूर है उसके लिए बस नहीं है, उसके लिए आपके पास कोई योजना नहीं है, उसके लिए ट्रेन लाओ। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी की गांधी मैदान में रैली हो जाए तो सुशील मोदी जी को रात को 1 बजे भी आप बोलोगे तो 2000 बस इकट्ठी कर लेंगे। पर जो दिहाड़ी मजदूर काम कर रहा है, जो हमारा मजदूर प्रवासी कामगार है, जो बिहार और यूपी का दूसरे प्रदेशों में जाके काम कर रहा है, उसके लिए बस नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं, असंवेदनशीलता और केंद्रीयकरण दोनों के उदाहरण दे दिए। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, पूरे देश ने देखा है, प्रधानमंत्री जी ने कोई समाज का ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिससे उन्होंने सीधा संवाद न किया। विशेषज्ञों से, वैज्ञानिकों से, डॉक्टरों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, राजनीतिक लोगों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, यहां तक कि खेल की हस्तियों से, मीडिया की हस्तियों से और मुख्यमंत्रियों से निरंतर संवाद किया। पिछली बार भी आपको याद हो कि लॉकडाउन 2 की अवधि जब बढ़ाई तो मुख्यमंत्रियों के पूरे अनुमोदन के बाद जब लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने कहा था, और 4 राज्य, मैं गौरव जी के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, जिन्होंने केंद्र के लॉकडाउन से पहले अपना लॉकडाउन बढ़ा दिया था, वो 4 राज्य कौन थे? पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना, यानी चारों गैर भाजपा शासित राज्य थे। तो ये इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं। रही बात इसकी, जो आपने कहा गरीबों को अनाज की उपलब्धि सुनिश्चित कराना, सिर्फ राशन कार्ड धारकों को नहीं, गैर राशन कार्ड धारकों के लिए भी पूरी तरीके से व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जहां तक इन्होंने एमएसएमई और अन्य जो मध्यम श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए बात कही है, तो सरकार उसके बारे में भी पूरी सतर्कता से ध्यान रखते हुए 1,70,000 करोड़ का पैकेज भी दिया जा चुका, और आगे भी सरकार इन सारी चीजों पर नजर रखकर आने वाले दिनों में और अधिक छूट देती रहेगी। परंतु यदि, अब देखिए मैं ये कहना चाहता था, इसमें पॉलिटिक्स का एंगल ना जाता ज्यादा बेहतर था, परंतु यदि विशेषज्ञ का मतलब कोई ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनसे सिर्फ राहुल गांधी जी संवाद कर रहे हैं, यानी श्री रघुराम राजन, तो जो भाई उनके जमाने में आरबीआई गवर्नर बने थे, तो बता देते 1 वर्ष के लगभग तो रहे थे, 10-12 महीने, तो उन्होंने अपने जमाने में क्या क्या कार्य किए थे। तो विशेषज्ञ का अर्थ विशेषज्ञ। मैं एक और बात कहना चाहता हूं अंजना जी, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, रघुराम राजन जी का राहुल गांधी और इनके परिवार से बड़ा नजदीक संबंध रहा है। रघुराम राजन जी के पिताजी गोविंद राजन भारत सरकार की RAW के यानी रॉ के बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के अत्यंत निकट थे, सबसे विश्वस्त लोगों में से एक थे। गौरव वल्लभ जी को शायद ना पता हो तो अपने वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं से इस बात की तस्दीक कर लेंगे। तो ये एक प्रकार से क्या था कि जिनके पिताजी के बहुत नजदीक रहे, उनके पुत्र से सलाह मशविरा किया। केवल वही विशेषज्ञ नहीं, बहुत सारे लोग विशेषज्ञ, सभी के साथ सलाह मशविरा करते हुए सरकार पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है। बिल गेट्स से लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि तक उस बारे में पूरी तरीके से प्रशंसा कर रहे हैं। मगर मैं कह रहा हूं ये प्रशंसा का समय नहीं है, यह चुनौती से लड़ने का समय है। पर एक बार पंक्ति और कहना चाहूंगा, दुर्भाग्य कि सिर्फ भारत ही इस समय एकमात्र ऐसा देश है जहां विपक्ष की तरफ से सरकार पे अटैक हो रहा है। सबसे बड़ी गलती जिस देश ने की, इटली, राहुल गांधी जी का ननिहाल, जहां पर के हक चाइनीज
एक कैंपेन चलाया गया, आई एम नॉट ए वायरस, आई एम ए चाइनीज, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, और उसके बाद इतना भयानक फैला पड़ा। बताइए, विपक्ष के किसी नेताओं ने वहां सरकार की आलोचना की? संकट की घड़ी में सब साथ खड़े हैं। ठीक है, गौरव जी से इसका जवाब लेते हैं। भी राजनीति भी साथ खड़ी है। गौरव जी, क्या सियासत संकट काल में पॉज बटन नहीं दबाया जा सकता सियासत का? दो बातें, नहीं एक सेकंड सर, दो बातें। एक तो उन्होंने जो राहुल गांधी के रघुराम राजन पर डायरेक्ट सवाल खड़े किए हैं उस पर, और दूसरा, अगर सेंट्रलाइजेशन है तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि 4 ऐसे राज्य जो कि बीजेपी शासित नहीं है, उन्होंने लॉकडाउन के एक्सटेंशन का ऐलान पहले कर दिया था? लॉकडाउन को लेकर तो उन्होंने अपना स्टैंड और ज्यादा आतुरता दिखाई क्योंकि परिस्थितियां खराब हो रही थी। मैं एक एक का जवाब देता हूं। अंजना जी, आपने रघुराम राजन जी का सवाल पूछा। जिस व्यक्ति से किसे IMF सलाह लेता है, वर्ल्ड बैंक सलाह लेता है, अमेरिका की सरकार सलाह लेती है, इंग्लैंड की सरकार सलाह लेती है, वहां पे भी इनको दोष दिख गया। वाह प्रभु वाह, आपको सलाम है, आप किसी में भी दोष निकाल सकते हो क्योंकि आपकी आंखों में दोष है सर। आप कोई आदमी सच्चा हिंदुस्तानी अपनी एडवाइस देता है तो आपको उसमें दोष लगता है, कोई बात नहीं। मैंने एक सवाल पूछा था सुधांशु जी और अंजना जी, मैंने आपके मार्फत इस शो में सुधांशु जी से सवाल पूछा था, वापस दोहरा देता हूं। केंद्रीय कर्मचारियों का DA काटने से ज्यादा बचत होगी या ये मोदी महल जो राजपथ पे बन रहा है इससे ज्यादा बचत होगी? ये मैं इसका मिनट आपको एक लाइन पढ़ के सुना देता हूं, आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। ये कल मोदी महल की जो बनने की जो कमिटी बनी थी उसकी एक मीटिंग हुई मोदी महल बनाने की। उसमें लिखा हुआ है, इन दिस मीटिंग बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट इन नेशंस इंटरेस्ट, मतलब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है पर वो 25,000 करोड़ आज राष्ट्रीय जरूरत है मोदी महल। ये कौन सी जरूरत है सुधांशु जी? ये सरकारी कर्मचारियों से DA लेके मोदी महल बनाया जाएगा? मुझे आप बताइए, ये कौन डिफेंस का बजट कम करके मोदी महल बनाया जा रहा है राजपथ पे? ऐसी कौन सी जरूरत है जो उस मोदी महल में ली जाएगी जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी के घर पे वाईफाई नहीं लगता क्या प्रधानमंत्री जी के घर पे सिग्नल्स नहीं आते क्या प्रधानमंत्री जी के घर पे बारिश का पानी टपकता है क्या? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि वो सारी चीजें करके, सारे स्ट्रक्चर्स तोड़वा के 25,000 करोड़ का इस आपदा में डिफेंस बजट कम करके, सरकारी कर्मचारियों का DA कम करके मोदी महल बनाया जा रहा है? उसका जवाब ये नहीं देंगे। मैं पूरे प्रोग्राम निकाल दूंगा अंजना जी, 5 बार पूछूंगा। मुझे पता है कि आप पूरा प्रोग्राम निकाल देंगे और आप 1 पॉइंट एजेंडा लेकर आए हैं, लेकिन ये समझिए कि इससे पहले भी सूट-बूट की सरकार से लेकर तमाम आपने प्रधानमंत्री पर हमला किया। थोड़ा तो लॉकडाउन पर भी जो लोगों की चिंता है, क्योंकि आज देखिए देश में जो भी आपको सुन रहा होगा, सुधांशु जी को सुन रहा होगा, वो ये जानना चाहता है कि उसकी जिंदगी कैसे प्रभावित हो रही है। वो ये जानना चाहता है कि लॉकडाउन 3 अच्छा है, जरूरी है, हो नहीं हो। तो कृपया उस पर भी, मैं उस पर अभी सुधांशु जी से मैं डेफिनेट जवाब लूंगी, लेकिन इसी के साथ हम आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। ये गृह मंत्रालय ने अभी जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर एक तरह से कोरोना पर 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यानी 3 मई के बाद जब आप 14 दिन जोड़ लेते हैं तो 17 मई तक के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। ये गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है। सबसे बड़ी खबर, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। गृह मंत्रालय ने 2 हफ्ते के लिए यह फैसला लिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। यह भी काबिले गौर है कि इससे पहले जब लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया तो प्रधानमंत्री खुद आकर एक संदेश के जरिए लॉकडाउन के एक्सटेंशन की या बढ़ाने की बात करते थे। इंतजार इस बात का लोगों को रहेगा कि किस तरह का संदेश आता है आने वाले वक्त में, क्या प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या कहा गया है? 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। देखिए अंजना, जो गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी आई है उसके मुताबिक 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा और इसके लिए बाकायदे गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन भी जारी की है कि किन किन इलाकों में लॉकडाउन होगा। इसके लिए गृह मंत्रालय ने आज एक मीटिंग भी की जिसमें सीनियर अधिकारी मौजूद थे। उसके बाद इस तरीके का फैसला लिया गया है
लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए यानी कि 17 मई तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी रेड जोन है और 130 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी कोरोना संक्रमण की बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। ऐसे में उन इलाकों में लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी पहले से ही गृह मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है। अब ये फैसला ले लिया गया है कि 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा और ये लॉकडाउन 4 मई से लागू होगा, यानी कि 3 मई तक जो लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा था वो वैसे ही चलता रहेगा। उसके बाद 4 मई से फिर इसको एक्सटेंशन 2 सप्ताह के लिए दिया गया है, यानी कि 17 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा और उसमें किसी भी तरीके की छूट उन इलाकों में नहीं दी जाएगी जहां पर अभी भी केसेस कोरोना संक्रमण के आ रहे हैं। जिसमें से ये जानकारी मिल रही है कि करीब 130 ऐसे जो जिले हैं जहां पर रेड जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर ग्रीन जोन है, वहां आंशिक छूट दी जा सकती है। इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी करना है और ये जल्द ही गाइडलाइन पूरी तरीके से जारी हो जाएंगी। गाइडलाइंस में ऐसा माना जा सकता है जितेंद्र की जो ग्रीन जोन्स हैं उनके मद्देनजर कुछ ढील, जो ऑरेंज जोन है वहां पर कुछ ढील, रेड जोन को भी लेकर एक अलग खाका सामने रखा जाएगा। बिल्कुल अंजना, जिस तरीके से जानकारी है पूरा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये अलग अलग जिलों के जो जोन बनाए गए हैं जिसमें 130 ऐसे जिले हैं जिनके बारे में जानकारी मिल रही है कि वहां पर अभी भी कोरोना संक्रमण के केसेस आ रहे हैं। ऐसे में उनको रेड जोन के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही 319 ऐसे जिले हैं जो कि ग्रीन जोन के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए बाकायदे गृह मंत्रालय गाइडलाइन भी जारी करेगा कि किस तरीके से छूट दी जा सकती है। हालांकि इससे पहले अगर बात करें तो गृह मंत्रालय ने ट्रेनों की आवाजाही, जो श्रमिक ट्रेन है उसके बारे में भी गाइडलाइन जारी कर दिया है। साथ ही स्टूडेंट जो अलग अलग जगहों में फंसे हैं, बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो फंसे हुए हैं, मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए पहले से ही गाइडलाइन आ गई है। लेकिन जानकारी ये है कि जो रेड जोन वाले इलाके हैं उन इलाकों में अभी किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं हो सकता है। लॉकडाउन पूरी तरीके से वहां पर रहेगा। इसके लिए गृह मंत्रालय गाइडलाइन जारी करेगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 4 मई से 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन ये रहेगा और इसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा। सिर्फ आवश्यक सामग्री जैसे पहले चल रही थी उसी तरीके की मूवमेंट की जानकारी मिल रही है और वैसे ही उनको आने जाने दिया जाएगा। रिस्ट्रिक्शन पालन कराया जाएगा, क्योंकि अगर इन इलाकों में किसी भी तरीके की छूट दी जाएगी तो वहां पर पहले से ही संक्रमण फैला हुआ है और ये और तेजी से फैल सकता है। और खास तौर पर अगर अब हम देखें तो रेड जोन में तो जो 7 मेट्रोज हम लगातार दिखा रहे हैं जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कई सारे ऐसे मेट्रो शामिल है, अहमदाबाद, इन सब में तो इसी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। जितेंद्र, जिस तरह की तस्वीर अभी तक की दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अंजना, जिस तरीके से जो मेट्रो शहर हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो या फिर इंदौर हो, इन बड़े शहरों में लगातार वहां पर संक्रमण कोरोना के बढ़ रहे हैं। इनको ध्यान में रखते हुए पहले से ही हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कदम उठाए गए थे कि कौन से इलाके हैं जहां पर सख्ती बरती जाए, जिसमें से 130 ऐसे जिले हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि रेड जोन है। इसके साथ ही कुछ ऐसे इलाके हैं, करीब 287 के आसपास ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज जोन के बारे में बताया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के पहले से ही डिसाइड किया जा चुका है कि किन इलाकों में सख्ती बरती जानी है। गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है वो बिंदुवार आएगी और उसमें ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से कहां कहां पर रिस्ट्रिक्शन रखना है। लेकिन साफ तरीके से गृह मंत्रालय ने कहा है कि 4 मई के बाद 2 सप्ताह का जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाया जा रहा है। जो जानकारी है उसके मुताबिक बहुत सारे ऐसे एरिया है जो रेड जोन में है, जिसमें दिल्ली के अगर बात करें तो दिल्ली के 11 के 11 जिले जो हैं वो पूरी तरीके से रेड जोन में है। इन इलाकों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी। जानकारी ये भी है कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर किसी भी तरीके के कोरोना संक्रमण पिछले 21 दिनों से उनकी जानकारी नहीं आई है, तो उन इलाकों में आंशिक छूट दी जा सकती है और उसमें साफ तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क लगाना हो, ये तमाम चीजों के बारे में कदम उठाए जाएंगे और उसके साथ ही स्टेप बाय स्टेप गृह मंत्रालय इस पर गाइडलाइन भी जारी कर रहा है। बिल्कुल, गृह मंत्रालय इस पर गाइडलाइंस भी जारी करेगा। धन्यवाद आपका जितेंद्र बहादुर सिंह, हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे। जैसे ही कोई और अपडेट आया फौरन आइएगा हमारे सामने, लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं आपको सबसे पहले रिएक्शन सुधांशु त्रिवेदी जी से ले लेते हैं। अभी तक जब भी इस तरह से लॉकडाउन एक्सटेंशन का ऐलान होता था तो प्रधानमंत्री खुद सामने आते थे। इस बार प्रेस रिलीज के जरिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में बदलाव करके
एमएचए की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है। किस तरह से देखें इसे और क्या बताएंगे आप? देखिए, उसका कारण यह है कि जब यह समस्या शुरू हुई तो इस समस्या की व्यापकता और कितनी विभीषिका है, इसको समझने के लिए एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी तैयार होना आवश्यक है। और जो नेतृत्व है उसकी क्षमता होनी चाहिए कि वह लीड भी करे, इंस्पायर भी करे और मोटिवेट भी करे। प्रधानमंत्री जी ने 21 मार्च को, पहले आपको ध्यान हो, एक दिन का जनता कर्फ्यू किया, फिर उन्होंने लोगों से किया, लगातार संवाद किया। अब एक प्रकार से मानसिक रूप से लोग इस विषय के लिए तैयार हैं और वो इस भीषण समस्या की भयावहता को समझ भी चुके हैं। तो इसलिए अब जो कुछ निर्णय है वो प्रशासनिक आधार के ऊपर हो रहे हैं, जो प्रशासनिक आधार पर गृह मंत्रालय ने निर्णय किया। और अभी अंजना जी जो मैं कह रहा था, सरकार सतर्क भी है, संवेदनशील भी है। संवेदनशीलता का प्रमाण है कि आज ही ट्रेन के द्वारा श्रमिकों, विद्यार्थियों और पर्यटक, फंसे हुए पर्यटकों को ले जाने की व्यवस्था की, और सतर्कता का प्रमाण है कि 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया। तो ये बात। अच्छा, दूसरी बात, हमारे मित्र गौरव जी बार बार मोदी महल बोल रहे थे। साहब, भारत की संसद बन रही है और अगर आप महल की बात करते हैं तो आपको पता है ये महल किसका है? ये वर्तमान संसद जो है ये ब्रिटिश वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। अगर वास्तविकता की बात थी, स्वतंत्रता की बात, तो उसी समय विचार कर लेना चाहिए था कि वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक स्थापित स्मारक का दर्जा दिया जाना चाहिए था, ना कि भारत की सतत संसद का। और दूसरी बात, सरकार ने यह नहीं कहा कि अभी सब कुछ होगा। उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं, परंतु इसकी जो समय सीमा है वह आगे बढ़ सकती है। तो स्वाभाविक है, जो भी प्रोजेक्ट देश में चल रहे हैं ऐसा थोड़ी सब एकदम समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, 6 महीना, कुछ महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, जब तक स्थिति अनुकूल नहीं होगी तब तक के लिए वो समय आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए इस चीज को कोई इस प्रकार का आरोप लगाना, ये तो एक संसद बन रहा है। संसद में किसी की भी सरकार हो सकती है। कल आपकी सरकार थी, आज हमारी सरकार है, और संसद को सदा के लिए रहेगा, 150-150 साल के लिए रहेगा। उसको कोई एक प्रधानमंत्री का नाम देकर, तो मेरा मानना है कि मोदी विरोध की अपनी ईर्ष्या में, या जिसे कहते हैं कि वैमनस्य में, आप कम से कम संसद भवन को एक राजनीतिक एंगल से ना देखें तो बेहतर। ठीक है, गौरव वल्लभ जी इस पे बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो बड़ी खबर, एक बार गौरव वल्लभ जी देखिए, जिससे पूरे देश का वास्ता है, सिर्फ सियासत नहीं है। सुधांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, क्या जितनी सेवाएं हैं, ट्रेन, हवाई, वो सब भी अभी 17 मई तक के लिए हम माने कि स्थगित रहेंगी आम लोगों के लिए? क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ एक्सटेंशन आया है, गाइडलाइन सामने आई है अभी तक? देखिए, जो एक्सटेंशन आया है उसके अंदर ये साफ है कि लॉकडाउन को जो है वो 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, अंजना। और सबसे बड़ी बात है कि जो बात हम लोग कह रहे थे कि गाइडलाइन एमएचए की आने वाली है, 4 मई से लागू होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के लिए सबसे राहत बड़ी बात यह है कि बच्चे और 65 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो घर में ही रहेंगे, वो स्टे फॉर होम रहेंगे। और पूरे देश के अंदर 144 धारा लगी रहेगी। और लेकिन एसेंशियल सर्विसेज के लिए भी जो है रात को 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जो है एसेंशियल सर्विस जो है वो जारी रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन जोनों के अंदर जोन वाइज जो है वो रियायत देने की बात है। रेड जोन के लिए कोई रियायत नहीं है। और जो 21 दिन के अंदर जिस में नया प्रश्न आया है उसको ग्रीन जोन माना जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल ही जो है वो ग्रीन रेड जोन की लिस्ट जो है वो बता रही थी, कौन से डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में है, कौन से ग्रीन जोन में है और कौन से ऑरेंज जोन में है। सब 14 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा। रेलवे सर्विस, हवाई सर्विस और लोकल ट्रांसपोर्टेशन इंटर जो है वो जारी नहीं रहेगा। जो ट्रेन चल भी रही है वो माइग्रेंट लेबर्स को उनके राज्यों में पहुंचाने के लिए चलाई जाएंगी। तो गृह मंत्रालय ने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के निर्देश को सामने रखा है देश के। और इसी के साथ बड़ी जानकारी यह भी है कि ग्रीन जोन्स में कुछ ऐसी ढील दी जाएगी। आइए इसी पर और जानकारी के लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम से। इस वक्त राजदीप सरदेसाई जुड़ रहे हैं हमारे साथ। किस तरह की जानकारी इस वक्त तक आई है? क्या जो अलग अलग जोन्स हैं उसके मुताबिक कुछ ढील दी जाएगी? माना जाए कि रेड जोन में लेकिन इसी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा? देखिए अंजना, सबसे बड़ी बात जो आ रही है कि ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में जो किया जाएगा,
रेड जोन्स में तो साफ है कि कंटेनमेंट जोन्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी जो नियुक्त है वो डिसाइड करेंगे, वो निर्णय लेंगे कि किस तरह से वहां पूरी तरह से एक सावधानी बरती जाएगी। लेकिन ग्रीन जोन्स में जो ढील बरती गई है उसमें इंटरेस्टिंग है कि अगर आप 25 साल से कम है या 65 साल से ऊपर है तो आपको अपने घर में रहना पड़ेगा। बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उस एरिया में काफी हद तक आपको एक तरह से सहूलत दी गई है कि आप बाहर अपने घर से जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात साफ है कि ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगा और ना ही वहाँ जो ऑरेंज जोन्स है, जो प्राइवेट टैक्सीज वहाँ हैं, वो केवल कुछ लोगों को ले सकेंगे। एक टैक्सी में 2 से ज्यादा पैसेंजर नहीं बैठ पाएंगे। यानी हर जोन, जो ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में काफी हद तक आप अपने घर के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जब आप निकलेंगे कुछ ना कुछ आपके सामने एक प्रोटोकॉल रहेगा। यानी ये और ये जो निर्णय है, और ये सबसे बड़ी बात है अंजना, ये जो निर्णय है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे। यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसके अनुमान के वो एक तरह से जायजा लेंगे उस एरिया का और वो निर्णय लेंगे कि उस एरिया में किस तरह की ढील देनी है। तो हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि कौन से रेड जोन्स हैं, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है। एक बार फिर से मुझे लगता है वो डेटा दिखाइए जिसमें हम दोनों तरफ आपको दिखा रहे हैं। जो मेट्रो शहर तमाम हैं रेड जोन में, उनको ये समझ लेना होगा कि उनके लिए अभी चुनौती का अंत नहीं है। 130 रेड जोन इस वक्त देश में है। इन 130 रेड जोन्स में बहुत बड़ी चुनौती है दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता। इन सभी जगहों पर यथास्थिति जिस तरह से लॉकडाउन सख्ती से इस वक्त पालन हो रहा है वही चलेगा। ग्रीन जोन में 50% सवारी लेकर बसें चलने की अनुमति है, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको लेकर, चाहे वो ट्रेनें हैं, बसें हैं, उनको लेकर अभी भी सख्ती बरती जाएगी। राज्य दर राज्य हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में 14 रेड जोन है, ऑरेंज जोन 16 है, ग्रीन जोन 6 है। चाहे वो पुणे हो, मुंबई हो, वो सब रेड जोन में आते हैं। मुंबई में, गुजरात में अहमदाबाद से लेकर कई ऐसे जिले हैं, 9 कुल रेड जोन है, ऑरेंज जोन 19 है। दिल्ली के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, 11 के 11 रेड जोन, और इसीलिए दिल्ली में तो किसी तरह की ढील की कोई गुंजाइश दिखाई ही नहीं देती है। मध्य प्रदेश में देखिए 9 रेड जोन है, 19 ऑरेंज, ग्रीन जोन 24। यहां पर थोड़ी सी आप कह सकते हैं इन जगहों पर चुनौती होगी। राजस्थान में भी ये टॉप 5 राज्यों में से है, चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो। रेड जोन देखिए आप कितने हैं। उत्तर प्रदेश 19 रेड जोन है, बड़ा राज्य, यहां पर 36 ऑरेंज और 20। इन तमाम जगहों पर अब बड़ी चुनौती होगी कि कैसे अलग अलग जोन्स में इसको लागू किया जाए। स्थानीय प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी सुधांशु जी। स्थानीय प्रशासन के लिए इसलिए बड़ी चुनौती होगी, जैसा पहले भी वो बता रहे थे कि डीएम सब कुछ लागू करेगा, कि कैसे ग्रीन जोन को अपने आप में रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि ऑरेंज या रेड जोन से कोई संक्रमित व्यक्ति वहां पर नहीं जाए, लेकिन अंदर ही वहां पर मूवमेंट की थोड़ी सी ढील रहेगी। ये सब कुछ बड़े पैमाने पर सख्त गाइडलाइंस के साथ लागू करना पड़ेगा। सुधांशु जी देखिए अंजना जी, मैं भी अभी आपके ही शो पे बैठा था, तभी मुझे जानकारी मिली, तो इसलिए मैंने अभी स्वयं तो उन गाइडलाइंस का को देखा नहीं है, परंतु जितना मुझे समझ में आ रहा है, जो अभी राजदीप जी बता रहे थे और आपने बताया है, उससे इतना समझ में आता है कि जो ग्रीन जोन है वहां के लोग कम से कम अपने एरिया में मूवमेंट कर पाएंगे, अपने क्षेत्र में आवश्यक कार्य के लिए इधर से उधर जा पाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण रिस्ट्रिक्शंस के साथ, प्रतिबंधों के साथ, जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश में होंगे। तो आप मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि एक जिले से दूसरे जिले जाने में समस्याएं हो सकती है, उसमें बहुत प्रतिबंध हो सकते हैं, जो स्थानीय प्रशासन और जिलाधिकारी अपने स्वविवेक से गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार तय करेंगे। परंतु जो ग्रीन जोन है या जो ऑरेंज जोन है, वो अपने क्षेत्र में, यदि अपने जिले में उनको कहीं आना जाना होगा, तो शायद वो उस क्षेत्र में सीमित रूप से अपनी गतिविधि कर सके। बिल्कुल। गौरव वल्लभ जी, आपकी प्रतिक्रिया जल्दी से ले लें। 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है देश में। तमाम जो रेड जोन है वहां पर इसी सख्ती से लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन जो ग्रीन जोन है 50% वहां पर सवारी लेकर बस जा सकते हैं। धीरे धीरे फेज आउट, ये है सरकार का एग्जिट प्लान, जो एग्जिट प्लान आप बार बार पूछ रहे थे। अब क्या कहेंगे? जी, मैं
अब मैं ये कहूँगा कि सर्वप्रथम जो टेस्टिंग है कम से कम 5 से 10 लाख टेस्टिंग प्रतिदिन तक लेके जाए वो सारे ही जोन में, क्योंकि जो रेड जोन हो या ग्रीन जोन हो, कई जो मरीज जो आजकल आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक आ रही हैं, तो टेस्टिंग को बढ़ाएं, गरीब परिवार को नकद हस्तांतरण करें, इमीडिएटली 13 करोड़ परिवारों को 7,500 रुपए हस्तांतरित करें और जो पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम को इमीडिएटली लागू करें। और एक वाक्य और बोलूंगा अंजना जी, क्योंकि सुधांशु जी ने कहा कि वो सिर्फ पार्लियामेंट है। सुधांशु जी गलत जानकारी ना दें, आप एक वरिष्ठ सांसद भी हैं और वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं। उस 25,000 करोड़ जो सेंट्रल विस्टा जिसको मैं मोदी महल कह रहा हूं, उसमें प्रधानमंत्री जी का निवास, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय, वो भी सब सम्मिलित है। मुझे एक चीज बताइए, अपने गौरव वल्लभ जी वादा है आपसे, पूछिए गौरव वल्लभ जी वादा है आपसे, एक दिन अलग से उस पर बहस कर लेंगे। तो वो 25,000 थोड़ा आप भी वक्त की नजाकत को समझिए, एक दिन अलग से वादा है आपसे, 1 घंटे की बहस करेंगे। बताइए राजनीति की बात नहीं है अंजना जी, सर ये अपडेट तो देखने दीजिए दर्शकों को। अंजना जी राजनीति की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं अभी 25,000 करोड़ हमारे मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाने को जरूरत है कि सेंट्रल विस्टा की जरूरत है, मैं ये पूछ रहा हूं। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे उनसे, लेकिन अपडेट बताने के बाद ही आप जवाब दे पाइएगा सुधांशु जी। देश में 17 मई तक बढ़ गया है लॉकडाउन, 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। ये जो रेड जोन से आप एक तरफ देख रहे हैं, 130 कुल जिले हैं देश में, यहां पर सख्ती से लॉकडाउन होगा। स्कूल, कॉलेज और जो सभी शिक्षण संस्थान हैं उनको लेकर एक बार हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, अभी देश की जनता ये बहुत आतुर होगी जानने के लिए कि चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, मॉल्स हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, इन सब को लेकर क्या कुछ कहा गया है आज के इस फैसले में, गाइडलाइंस में क्या कुछ समझ में आ रहा है, दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए अंजना, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की कोई भी चीज खुलने नहीं जा रही है। स्कूल, कॉलेज, मॉल और शॉप्स, इसके लिए कोई भी जो है वो खोलने का कोई विचार नहीं है। धारा 144 पूरे देश के अंदर लगी हुई है और इसका मतलब ये होता है कि 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। दूसरा, अगर कहीं पे रियायत भी दी गई है लॉकडाउन के अंदर, तो ये कहा गया है कि अगर कोई घर से बाहर निकल भी रहा है किसी आवश्यक वस्तु को लेने के लिए, जरूरी काम से, तो उसमें वो 65 साल से नीचे के ही व्यक्ति होने चाहिए। 65 साल से उम्र के ज्यादा के व्यक्ति जो है वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। 65 साल से नीचे कम उम्र के, और नीचे वाला एज क्या है? 10 साल से जो है वो नीचे के उम्र के बच्चे जो है वो बाहर नहीं आ सकते हैं। ये बिल्कुल एक तरीके से कंपल्सरी मैंडेटरी। तो आप कह रहे हैं 10 से लेकर 65 साल की उम्र के बीच के लोग ही बाहर जा सकते हैं। हाँ, जी जी। आगे और बढ़ाएं। दूसरा ये है कि इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन है, उसको अगर कोई जा भी रहा है तो एक अगर 4 व्हीलर है तो उसके अंदर एक चलाने वाले और एक पीछे बैठ के ही जा सकते हैं। इससे ज्यादा लोगों के लिए परमिट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन नहीं चलेंगे, सरकारी ट्रांसपोर्टेशन नहीं चलेंगे, लोग अपने व्हीकल्स के जरिए ही जो है वो जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी बिल्कुल जो है सावधानी बरतनी होगी। 4 व्हीलर में 2 ही लोग जा सकते हैं और 2 व्हीलर पे 1 व्यक्ति। बिल्कुल, ग्रीन जोन बसों के साथ बसें चलाने को मंजूरी है, लेकिन जैसा बता रहे हैं 65 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, और ये इसकी वजह यही है कि कोविड-19 का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा बुजुर्गों में है। बच्चों को कैसे बचा के रखना है, इसलिए बच्चों को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन 2 हफ्ते के लिए जब ये लॉकडाउन बढ़ा रहेगा तो स्कूल, कॉलेजेस, मॉल, शिक्षण संस्थाएं सब बंद रहेंगी। हवाई, रेल, मेट्रो सेवा 17 मई तक सब बंद रहेंगे। लेकिन कुछ जगहों पर जो ग्रीन जोन है, 319 जिले आप देख रहे हैं, वहां पर 50% लोगों के साथ बसों को चलने की इजाजत मिलेगी। धीरे धीरे, यानी एक फेज एग्जिट प्लान सामने रखा जा रहा है और इसी पर जानकारी लगातार हिमांशु दे रहे हैं। हिमांशु, और भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों, क्योंकि हम लगातार दिखा रहे हैं कि ये जो मेट्रो शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, यहां पर तो जरा सी भी ढील की संभावना नहीं दिखाई देती क्योंकि सब रेड जोन घोषित हो गए हैं। 319 जिलों में कैसे ये इंश्योर करेगा स्थानीय प्रशासन कि वहां पर ऑरेंज या रेड जोन का कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि ऐसे में ग्रीन जोन को भी आपको पूरी तरह से सील करके रखना होगा। देखिए, बिल्कुल ग्रीन जोन को भी जो है वो सील करके रखना है और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम देखें तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उन्हीं के अंदर 65% जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं वो आए हैं। अगर हम उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें, और अगर सबसे ज्यादा डेथ हुई है तो वो इन्हीं शहरों में हुई है, दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद और इंदौर और दिल्ली के अंदर। तो इसीलिए इन शहरों को ज्यादा रेड जोन में रखा गया है और ऑरेंज जोन के लिए भी बहुत ज्यादा रियायतें नहीं है।
ग्रीन जोन के लिए रियायतें हैं, लेकिन वो सशर्त हैं और उसके सारी शर्तें जो हैं वो आपने अभी बताई भी हैं। उसमें भी ये है कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसको बिल्कुल जो है संभल कर जाना होगा। तो 4 व्हीलर के अंदर 2 ही लोग ज्यादा नहीं चल सकते हैं, 2 व्हीलर पे 1 व्यक्ति ही हो सकता है। ये इस तरीके की रियायतें हैं जो सशर्त हैं, लेकिन ग्रीन जोन उसी जोन को माना जाएगा जिसके अंदर पिछले 21 दिन के अंदर एक भी जो है वो संक्रमित व्यक्ति नहीं आया हो। अंजना, बिल्कुल, पिछले 21 दिन में एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं हुआ हो, वही ग्रीन जोन माना जा रहा है। फिलहाल 319 ऐसे जिले हैं। इसके अलावा सुधांशु जी, अगर कोई भी जानकारी आप दे सकें, ये ग्रीन जोन में 50% सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति है। इन गाइडलाइंस को बड़ी सख्ती से, क्योंकि एग्जिट प्लान में माइन्यूट डिटेलिंग स्थानीय प्रशासन तक इंश्योर करने की चुनौती रहेगी। सुधांशु जी। ये अंजना जी, ये जो गृह मंत्रालय ने जो बड़ा निर्णय लिया है, इसमें अब राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन का उत्तरदायित्व तो बहुत बड़ा है, क्योंकि राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी होगी कि वो कैसे इन चीजों को वास्तविकता में इंप्लीमेंट करें, धरातल के ऊपर उतारें। क्योंकि यदि जरा सी भी असावधानी हुई तो कोई ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आ सकता है, ऑरेंज जोन से रेड जोन में आ सकता है, और उससे भी ज्यादा बड़ा खतरा यह हो सकता है कि कहीं और ज्यादा तेजी से चीजें फैलने लगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जिला प्रशासन को इस विषय पर बहुत सतर्क और कठोर भी रहना होगा, क्योंकि जैसे कह रहे हैं कि अगर बसों में 50% है तो मेरे विचार से इस बारे में बड़ी कड़ाई के साथ निगरानी रखनी होगी, अन्यथा बहुत सहजता के साथ इस प्रकार की चीजों का उल्लंघन करना पॉसिबल होता है कि बस कितने सीटर है और उसमें से कितने लोग अधिकतम बैठे हुए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व अब बढ़ गया है। ये दायित्व राज्य सरकारों का, और कई राज्यों में आपकी भी सरकार है गौरव वल्लभ जी, दायित्व बढ़ेगा, जो सुधांशु जी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं कि ये जो बीमारी है इसमें बड़ा रोल राज्य सरकारों को प्ले करना है। यही बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। सुधांशु जी ने बात को समझा और समझाया, अच्छा लगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो आदमी अगर मान लो जयपुर में बीमार पड़ता है तो वो जयपुर के अस्पताल में जाएगा, अहमदाबाद में तो अहमदाबाद के, जोधपुर है तो जोधपुर के अस्पताल में जाएगा। तो राज्य सरकारों को, मैं फिर एक बार, आप कहेंगे राजनीति, अंजना जी एक चीज समझना पड़ेगा, सारी राज्य सरकारें, मैं बीजेपी की राज्य सरकारों को भी इंक्लूड करता हूं, उनको उनकी बकाया जीएसटी का भुगतान तुरंत करें, उनको आर्थिक रूप से संबल दें। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के पास 1 से 2 महीने की सैलरी देने का पैसा नहीं बचा है, तो उनको संबल दें, क्योंकि लड़ाई बड़ी राज्य सरकारें लड़ रही है, भले ही वो कांग्रेस शासित राज्य हो या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो। ये हम बार बार कह रहे हैं और आपके शो के माध्यम से सुधांशु जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं। सुधांशु जी, आपका जवाब इस पर। देखिए, सरकार पूरी तरीके से राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर और उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। उदाहरण के लिए आप देखिए, दिल्ली में ही मुख्यमंत्री और वर्तमान पार्टी से हमारे कितने कटुतापूर्ण संबंध है, इसके बावजूद अभी तक उन्होंने केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं की है। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राज्य सरकारों में जैसे एक आध राज्य सरकार, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन करने का विचार बनाया है, प्रतीकात्मक ही सही, कि हमें अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। मेरे विचार से यह समय जो राष्ट्रीय आपदा का है और जिसमें पूरे देश में नेशनल मेंटेनेंस एक्ट लागू है, इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन का समय, ये आप पूरी बात अपनी दृढ़ता के साथ केंद्र सरकार से कहिए। प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से पूरी संवेदनशीलता के साथ, उदारता के साथ राज्यों को समर्थन और सहयोग देंगे, यह मैं आश्वस्त। गौरव जी, और लॉकडाउन एक्सटेंशन का समर्थन आप करते हैं या नहीं? एक ही सवाल पूछूंगा अंजना, ये भी जवाब एक ही सवाल जी। मैं, अंजना जी, एक छोटा सा सवाल, सुधांशु जी मुझे ये बता दीजिए, क्या राज्य सरकारों को उनका जीएसटी का बकाया मिल गया क्या? बस हाँ या ना में आज उत्तर दे दीजिए, और इस उत्तर में ही मैं सारी बातें मान लूंगा। क्या राज्य सरकारों को उनका जीएसटी का बकाया मिला कि नहीं? बस बता दीजिए सुधांशु। राज्य सरकारों को उनका सारा स्थान दिया जाएगा, पर गौरव वल्लभ जी, आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे राज्य सरकारों के पास पैसे की कमी हो और केंद्र सरकार के पास तो पैसा आ रहा है। अरे भाई, सभी के साथ समस्या है। एक व्यक्ति जो अपना संस्थान चला रहा है, छोटा बिजनेस चला रहा है, उसके पास भी आर्थिक तंगी है।
बड़ी कंपनी वाले के पास भी आर्थिक स्रोत कम हो गए हैं, राज्य सरकार के पास भी कम हो गए, केंद्र सरकार के पास भी कम हो गए, और केंद्र सरकार उपलब्ध स्रोतों में से राज्य सरकारों को निश्चित रूप से अधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। गौरव जी, देखिए अंजना जी, मैंने पूछा जीएसटी का बकाया मिला, इन्होंने जवाब दिया नहीं मिला। दूसरी बात इन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों के पास पैसा नहीं है। सुधांशु जी, डेफिसिट करिए, अभी समय नहीं है कि आपको मैं बार बार कह रहा हूं, एज ए इकोनॉमिस्ट बोल रहा हूं मैं आपको, डेफिसिट करिए, फिस्कल डेफिसिट करिए और मार्केट में पैसा डालिए सर, नहीं तो डिमांड जनरेट नहीं होगी, इकोनॉमी का पहिया नहीं घूमेगा। आप बात ही नहीं मान रहे, बार बार हम कह रहे हैं 13 करोड़ परिवारों के बैंक खातों में पैसा डालिए। आपने बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बना दिया है पिछले 45 मिनट से। अब ये समझिए कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत बड़ी चुनौती है, वहां महाराष्ट्र से लेकर, एक सेकंड सर, महाराष्ट्र, राजस्थान, सवाल पूरा सुनिए ना सर, सवाल सुनिए सर, आज पूरा देश आपको सुन रहा है आज तक पर। हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, यहाँ पर आपकी सरकारें हैं, बहुत बड़ी चुनौती है। अगर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, टॉप 5 में शामिल, दिल्ली भी, तो ये 3 राज्य भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। मुझे ये बताइए कि अभी तक कांग्रेस का कहना था कि जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला था, डिमोनेटाइजेशन से आपने तुलना की, राहुल गांधी ने कहा पॉज बटन है। अब क्या आप इस लॉकडाउन एक्सटेंशन को अभी भी जल्दबाजी, लॉकडाउन पॉज बटन है, इसी थ्योरी पर चल रहे हैं या आपको लगता है कि ये अच्छा फैसला लिया गया है? पहले क्लियर कीजिए स्टैंड। अंजना जी, जो किस तरह ये जोन बांटे गए हैं, मैंने तो आप ही के शो में जो आपने जानकारी दी सिर्फ वो सुनी है, तो उसके हिसाब से मैं इमीडिएटली रिएक्शन नहीं दे सकता हूं, पर एक रिएक्शन जरूर दूंगा कि अगले 14 दिन तक, 14 दिन जो 2 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ा है, कम से कम प्रतिदिन 10 लाख टेस्टिंग करिए। अगले 14 दिन में टारगेट करिए कि देश में 1.5 करोड़ टेस्टिंग होगी, क्योंकि पिछले 40 दिन में अभी तक मात्र 8 लाख ही हुई है टेस्टिंग। इसको प्रतिदिन 10 लाख करने की जरूरत है। मैं बार बार बोल रहा हूं, WHO भी बोल रही है, देश के सब डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन के अलावा इस बीमारी से नहीं लड़ सकते हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि टेस्टिंग का प्लान भी, क्योंकि आपने मुझसे पूछा एग्जिट स्ट्रेटेजी, आप पूछ रहे थे, ये लीजिए एग्जिट स्ट्रेटेजी। तो अंजना जी, उस एग्जिट स्ट्रेटेजी में क्या ये भी लिखा हुआ है कि हम टेस्टिंग कितनी करेंगे? अगर टेस्टिंग को 10 लाख प्रतिदिन कर रही है तो मैं कहता हूं कि ये सही निर्णय है 10 टेस्टिंग के बारे में। और रहा बात ऑरेंज, रेड और ग्रीन जोन में बांटने का, ठीक है, वो जवाब ले, उससे पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आपने कहा रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटने का, जी, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटने का अंजना जी, मैंने इसका पूरा जो नोटिफिकेशन है होम मिनिस्ट्री का वो अभी नहीं देखा। आप जो जानकारी दे रहे हैं शो में, बस वो ही मेरे पास आ रही है। पर हाँ, ये जरूर कहूंगा, स्ट्रेटेजिकली एग्जिट करना जरूरी है। हम लॉन्ग टर्म में पॉज बटन में नहीं रह सकते। ठीक है, लॉन्ग टर्म में पॉज बटन में नहीं रह सकते, टेस्टिंग बढ़ाना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि सुधांशु जी आप इसका जवाब दे, तैयार रखिएगा जवाब। एक सेकंड सर, मौसमी भी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, जल्दी से। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।